हेलो हेलो। अच्छा, ठीक है, आ गई आवाज। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आर एल सी सर्किट। ठीक है, आर एल सी सर्किट इन एसी। मतलब हमारे पास तीन डिवाइस होते हैं, रेसिस्टेंस होता है, इंडक्टर होता है और कैपेसिटर होता है। तीनों के तीनों अब एक ही सर्किट में हैं। ठीक है, तो क्या इफेक्ट होता है उसका वो देखेंगे। फेज पे भी क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, अगर ना केवल अगर अगर केवल इंडक्टर होता है तो फेज डिफरेंस होता है पाई बाई टू। ठीक है, और अगर केवल कैपेसिटर होता है तो भी फेज डिफरेंस पाई बाई टू है। लेकिन अगर एक सर्किट के अंदर दोनों आ जाएं, एल भी आ जाए सी भी आ जाए, तो फेज डिफरेंस जो होगा वो पाई बाई टू नहीं होगा। क्या होगा पता नहीं, निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं जरा। देखो, एक सर्किट के अंदर एक तो मेरे पास हो गया रेसिस्टेंस, एक मेरे पास हो गया इंडक्टर और एक मेरे पास हो गया कैपेसिटर। ठीक है, ये है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है। इसको R से लिख लेते हैं, इसको L, और इसको क्या नाम दे देते हैं, C नाम दे देते हैं। ठीक है, अब ये तीनों के तीनों डिवाइसेस किस में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। अगर ये तीनों डिवाइसेस सीरीज में लगे हुए हैं, हेलो, अगर ये तीनों डिवाइसेस सीरीज में लगे हुए हैं तो दोनों में एक चीज जो है वो सेम होगा, वो होता है करंट की वैल्यू। ठीक है, जब तक क्वेश्चन में पीक वैल्यू ना कहा जाए तब तक हम करंट की वैल्यू को IRMS लेके चलेंगे। ठीक है ना, अगर आई नॉट तभी लेना जब वो पीक वैल्यू बोले। तो यहाँ से जो हमारा करंट जाएगा वो कितना जाएगा, IRMS जाएगा। यहाँ पे भी IRMS, यहाँ पे भी IRMS और यहाँ पर भी क्या होगा, IRMS होगा। अब यहाँ पर वोल्टेज कितनी होगी, VR। IR होता है ना नॉर्मल फॉर्मूला, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं IRMS इंटू कितना R। यहाँ पर VL वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, तो यहाँ पर IRMS इंटू इसका रेसिस्टेंस क्या होता था, XL होता था। और यहाँ पर VC ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं VC। तो दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा IRMS इंटू क्या हो जाएगा, XC हो जाएगा, IRMS इंटू XC। ठीक है, अच्छा, अब इन तीनों के अगर मैं फेज डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसे ही बनाना पड़ेगा। रेसिस्टेंस के लिए ये वाला है, क्या बोलना चाहिए मुझे, मुझे बोलना चाहिए ये वाला है VR, और ये वाला क्या हो जाएगा, IRMS। ठीक है, दूसरा इंडक्टर के लिए ये वाला हमारा है IRMS, और ये वाला हो जाएगा हमारा VL हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। कैपेसिटर के लिए ये वाला हो जाएगा IRMS, और ये वाला हो जाएगा हमारा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और ये वाला एंगल हो जाएगा माइनस का 90 डिग्री, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज, और ये 90 डिग्री, मतलब फेज डिफरेंस 5/2 का है। अब मैंने एक ही डायग्राम में अगर इन्वॉल्व करूँ इन तीनों को तो क्या होगा वो देखो जरा। ये तो ठीक है, ये हो गया, कितना हो गया, VR, ये ऊपर की तरफ है VL, और ये वाला है VC। तो VL तो ठीक है, मैंने इधर लिया हुआ है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से मैं VC को माइनस कर दूंगा, VC को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर मैंने माना VL बड़ा है, अगर VC बड़ा होगा, अगर VC बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा, तो रिजल्टेंट इन दोनों का कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। मैंने ऐसे ही लिख दिया, वो जब न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट करते हैं ऑटोमेटिक अपने आप आता है। तो VL बड़ा माना मैंने VC से, तो VL में से मैंने VC माइनस कर दिया। ठीक है,
और करंट की डायरेक्शन तो तीनों के लिए सेम है यहाँ पर, IRMS, ठीक है। अच्छा, आई जब वेक्टर का एडिशन करेंगे तो वोल्टेज और करंट को नहीं ले सकते हैं ना, दोनों अलग अलग क्वांटिटी हैं, तो V और V को कंपेयर करते हैं केवल। तो अब इसको देखो जरा, अभी क्या होने वाला है, अभी तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना दिखाई दे रहा है यहाँ से, 90 डिग्री। दो वेक्टर देखो, एक तो VR है और एक VL माइनस VC है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इनिशियल वेक्टर कौन सा है मेरे पास यहाँ पर, VR। इस वेक्टर को उठाकर इसके ऊपर रखो, एक वेक्टर का टेल दूसरे के हेड पे होना चाहिए ना, तो यहाँ पर कितना आएगा, VL माइनस कितना आएगा, VC आएगा। और रिजल्टेंट के लिए कैसे बनाते थे, इनिशियल वेक्टर का टेल, फाइनल वेक्टर का हेड, उसे उठाकर टेल से टेल और हेड से हेड को जोड़ दो, तो ये तुम्हारे पास निकल जाता था V नेट, निकल जाता था V नेट, ठीक है, ये वाला पार्ट V नेट। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, तो रिजल्टेंट एंगल कौन सा बना रहा है इनके साथ, रिजल्टेंट कौन सा एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है। तो सबसे पहले तो V नेट निकाल लो, V नेट अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, अंडर रूट में यहाँ पर आएगा VR का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, VL माइनस VC का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2AB cos थीटा, वो तो खत्म ही हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कौन सा है, ये वाला है, 90 डिग्री है, तो cos 0 तो क्या हो गया, खत्म हो गया, cos 90 0। तो हमारे पास ये निकल गया। तो जब भी मुझे V नेट निकालना पड़ेगा, V नेट, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा, VR का स्क्वायर और इनकी मैग्नीट्यूड VL माइनस VC का क्या लगाऊंगा, स्क्वायर लगाऊंगा। तो नेट वोल्टेज हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, तो tan फाई निकालने का भी कोई तरीका निकालना पड़ेगा ना, जो नया फेज आएगा, जो नया न्यू फेज आएगा वो कितना आएगा, अब देख लो कितना आ रहा है, tan फाई इज इक्वल टू VL माइनस VC अपॉन में कितना आएगा, VR आ जाएगा, VL माइनस VC परपेंडिकुलर अपॉन कितना, बेस। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगा tan फाई की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को यहाँ से। अब देखो जरा, यहाँ पर tan फाई आएगा, VL अभी हमने निकाला था IRMS इंटू कितना था, XL, VC निकाला था IRMS इंटू XC, और अपॉन में यहाँ पर IRMS इंटू कितना आएगा, रेसिस्टेंस लेंगे तो केवल R आएगा। तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा XL माइनस XC अपॉन क्या निकलेगा, R निकलेगा, XL माइनस XC अपॉन R, ठीक है। तो ये हमारे पास tan फाई भी निकल गया यहाँ से। अच्छा, एक टर्म होती है, पढ़ोगे तो आगे उसको, लेकिन अभी बता देता हूँ मैं, एक वर्ड होता है, यहाँ से cos फाई निकालो जरा, तो VR अपॉन क्या करेंगे, V नेट कर देंगे, VR अपॉन V नेट, तो उसको बोलते हैं यहाँ पर, एक वर्ड होता है cos फाई। तो cos फाई निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे पास बेस अपॉन हाइपो होना चाहिए, बेस है हमारा VR और हाइपो हमारे पास था V नेट था। तो यहाँ से VR को क्या लिखेंगे, IRMS इंटू R, V नेट मतलब नेट वोल्टेज, तो IRMS इंटू नेट रेसिस्टेंस क्या बोलते हैं, Z बोलते हैं। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास R अपॉन क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा। Z को हम बोलते हैं इम्पीडेंस, Z को हम बोलते हैं इम्पीडेंस बोलते हैं, और इसका मतलब होता है टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ AC सर्किट, टोटल रेसिस्टेंस। अब ये निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें वैल्यू डाल सकते हैं। अब देखो जरा, मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ V नेट में, तो मैं लिखूंगा IRMS इंटू Z इक्वल टू अंडर रूट में, इसको लिखा जाएगा IRMS का स्क्वायर R स्क्वायर प्लस V, इसको लिखेंगे IRMS और इसको लिखेंगे XL माइनस IRMS इंटू XC का क्या आएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक
अब यहाँ से देखो जरा, आई आर एम एस इंटू जेड इक्वल टू, यहाँ से कॉमन ले लो। कॉमन लेने में भी कुछ लोगों को दिक्कत होती है, तो मैं वही बता रहा हूँ कैसे करना है। आई आर एम एस स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस यहाँ से आई आर एम एस स्क्वायर कॉमन ले लो, तो एक्सएल माइनस एक्स सी का क्या आएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब ये दोनों अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं ना, तो आई आर एम एस इंटू जेड इक्वल टू आई आर एम एस अंडर रूट में यहाँ आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का क्या आएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो जेड हमारा आ जाएगा अंडर रूट में कितना आएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये जेड निकल गया। और ये हमारा जो वर्ड था cos फाई, इसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर। क्यों बोलते हैं अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। इसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर, क्योंकि पावर, बिकॉज जो पावर है वो डिपेंड करती है फेज एंगल पे भी। पावर डिपेंड ऑन फेज डिफरेंस पे, पावर डिपेंड करती है फेज डिफरेंस पे डिपेंड करती है। ठीक है, जब हम पावर पढ़ेंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। ये हमने पूरा इम्पीडेंस निकाल दिया, नेट वोल्टेज निकाल दी कितनी होगी, इम्पीडेंस निकाल दिया। ये शीट इंपॉर्टेंट है जो हमने इसमें काम किया हुआ है। ये है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर इन रेजिस्टेंस। पावर इन प्योर रेसिस्टिव सर्किट। अब हमने रेसिस्टेंस में क्या पढ़ा था, हमने रेसिस्टेंस में पढ़ा था जो हमारा ई होता है वो होता है हमारा ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, और जो हमारा आई होता है वो होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, डी डब्ल्यू बाई क्या होगा, डी टी। और इसको क्या लिख सकते हैं, ई इंटू क्या लिख सकते हैं, आई। 10 में पढ़ा था P इक्वल टू वी आई होता है ना, या रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर। तो यहाँ पर डी डब्ल्यू बचेगा मेरे पास, और यहाँ पर E की वैल्यू आ जाएगी ई नॉट साइन ओमेगा टी, और I का वैल्यू आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है, ओमेगा टी। हेलो हेलो, हाँ। अब क्या होगा वो सुनो, अब यहाँ पर आ जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू यहाँ ई नॉट आई नॉट, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा डी टी। ये वाला कहाँ जाएगा, टी, डी टी इधर चला जाएगा। तो यहाँ से W इक्वल टू ये हो जाएगा ई नॉट आई नॉट अपॉन अंडर रूट टू, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और यहाँ पर कितना आएगा, डी टी आएगा। तो एक कंप्लीट साइकिल में लेके चलते हैं पावर, एक कंप्लीट साइकिल में कितना निकलेगा, तो W इक्वल टू ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 इंटू, मैंने कहा था बायो वालों के लिए ये क्या बचेगा, T बचेगा। ठीक है, ये T बचेगा। तो जब हमें पावर निकालनी है, पावर, तो हम बोलते हैं वर्क अपॉन कितना आना चाहिए, टाइम आना चाहिए। तो यहाँ ई नॉट आई नॉट टी
अपॉन में कितना 2/t, तो t से t तो गया, तो मेरे को क्या मिला, ई नॉट मिला, आई नॉट मिला। 2 को ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2, है ना। तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, ई आर एम एस इंटू कितना हो गया, आई आर एम एस हो गया। यहाँ देखोगे समझ जाओगे, ये ई आर एम एस और ये वाला क्या हो गया, आई आर एम एस हो गया। तो पावर जो रेसिस्टेंस, पावर जब निकालते हैं केवल रेसिस्टेंस अगर लगा हुआ है सर्किट में, तो वही अपना पुराना तरीका कर रहे हैं, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। फेज डिफरेंस तो दोनों में कुछ होता नहीं है, वो साइन ओमेगा टी था और आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो फेज डिफरेंस कितना था, 0। तो मतलब रेसिस्टेंस में अगर प्योर रेसिस्टिव सर्किट है तो आपका फेज डिफरेंस पावर पे कोई फर्क नहीं डालेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लास्ट में पावर में कहीं भी फाई नहीं आया, फेज डिफरेंस नहीं आया, ठीक है ना यहाँ तक। अब अगले टॉपिक पे आ जाओ जरा, पावर इन प्योर इंडक्टिव सर्किट। अब पावर केवल इंडक्टिव सर्किट में निकालनी है ना। तो क्या करना चाहिए उसके लिए, पहले ई लिखेंगे, ई इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। आई क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस क्या होता है, π/2। माइनस कॉमन ले लो जरा, साइन π/2 माइनस ओमेगा टी, यहाँ से माइनस का आई नॉट, ये आ जाएगा कॉस ओमेगा टी आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी। तो जब पावर का फॉर्मूला लिखेंगे, वर्क अपॉन टाइम डी डब्ल्यू बाई कितना, डी टी, दिस इज इक्वल टू कितना, ई इंटू आई। तो ई का वैल्यू है ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई का वैल्यू है माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो पावर यहाँ लिखेंगे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट, यहाँ क्या आएगा साइन ओमेगा टी, यहाँ कॉस ओमेगा टी और यहाँ पर कितना आएगा डी टी। 0 से कहाँ तक लेके चलेंगे, टी तक। तो यहाँ पर डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस का ई नॉट आई नॉट, यहाँ देखो इंटू 2 और यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और यहाँ पर डी टी। एक फॉर्मूला होता है साइन 2x का, ये आता है 2 साइन x और आता है cos x आता है, 2 साइन x और आता है cos x आता है, ठीक है। अब देखो जरा इसमें, यहाँ पर आया W इक्वल टू माइनस का ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 और ये आता है 0 से लेकर t तक, यहाँ आएगा साइन 2 ओमेगा टी और यहाँ पर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो माइनस ई नॉट आई नॉट बाई 2, इसे इंटीग्रेट कर लो, माइनस तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर, cos 2 ओमेगा टी। फर्दर करेंगे डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई में लिखते हैं, इंटीग्रेशन में डिवाइड में। तो चलो यहीं लिख लेता हूँ अभी, तो अपॉन 2 ओमेगा, यहाँ टी और यहाँ कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखो जरा वर्क है, दिस इज इक्वल टू आया ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू 2 ओमेगा, बाहर कर लिया इसको, यहाँ पर कॉस 2 इंटू 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा की वैल्यू डाल दी और स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी पुट कर दिया, माइनस कॉस 2 ओमेगा इंटू 0, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से कितना आ गया, ई नॉट आई नॉट अपॉन कितना आ गया 4 ओमेगा, कॉस 4 पाई क्या होता है 1 और ये कितना होता है -1, माइनस में था ना, साइन का क्या आया प्लस, माइनस कॉस ओमेगा टी और यहाँ पर कितना आ रहा है हमारा 0 है, कॉस 2 ओमेगा इंटू 0, 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वर्क डन कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, वर्क डन आ रहा है 0। तो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, एक कंप्लीट साइकिल है, तो 0 अपॉन टी इज इक्वल टू कितना, 0।
तो हमारे पास जो पावर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी इस सर्किट के अंदर? 0 आ जाएगी। पावर जो है वो 0 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब आ जाओ पावर इन कैपेसिटर। सेम तरीका है करने का एकदम। ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई निकालेंगे तो क्या होगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी ओमेगा टी प्लस कितना आएगा? पाई बाई 2। ये आ जाएगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अगर पावर लिखें, पावर को लिखेंगे डी डब्ल्यू बाई कितना? डी टी। दिस इज इक्वल टू ई इंटू आई। फिर वही कर लो, ई नॉट कितना आएगा? साइन ओमेगा टी आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो पावर का फॉर्मूला आ जाता है तो यहाँ पर डी डब्ल्यू इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाहर, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पर कितना आएगा? डी टी। यहाँ आएगा साइन ओमेगा टी, यहाँ पर कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पर कितना आएगा? डी टी। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर लेंगे, ई नॉट आई नॉट, यहाँ पर साइन 2 ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पर कितना? डी टी। 0 से कहाँ तक लेंगे? टी तक लेंगे, इंटू 2 तो डिवाइड बाई 2 भी। तो डब्ल्यू इक्वल टू यहाँ ई नॉट आई नॉट अपॉन 2, ये वाला अभी किया ही था, यहाँ टी, यहाँ 0, यहाँ साइन 2 ओमेगा टी, और यहाँ पर कितना? डी टी। ये वाला 0 बन जाता है, आपको पता है। तो वर्क डन कितना आता है? 0 आता है। ठीक है, तो पावर निकालना है। पावर के लिए क्या लिखेंगे? वर्क अपॉन टाइम, तो 0 अपॉन टी। तो पावर जो आ जाएगा हमारे पास, पावर वो हमारा कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सो नो पावर इज कंज्यूम्ड इन द सर्किट। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है वो हीट लिबरेट करता है ना।